हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। एक नई क्लास हम आपके लिए लेकर के आए हैं। जो ये सब्जेक्ट कोड रहेगा BHDC 134, ये सब्जेक्ट कोड रहेगा हिंदी गद्य साहित्य। इसके अंदर हम गद्य को जानेंगे, हिंदी गद्य साहित्य क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। कई उपन्यासों पे हम इस क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये उपन्यासों से ही जुड़ा हुआ है। कई उपन्यासों की कहानियां इसमें हम देखेंगे, उनके प्रश्नों को हम जानेंगे। तो हम अपनी ये क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास के अंदर हम वो आपको प्रश्न करवाने वाले हैं जो पहले कई बार ऑलरेडी एग्जाम के अंदर आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो क्लास को बहुत अच्छे से आप अंडरस्टैंड करिएगा, प्रश्नों को जानिएगा। पहला जो इसके अंदर प्रश्न है वो है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। जो ये हिंदी गद्य है इसके विकास को हमें समझना है, इसका विकास कैसे हुआ है उस पर हमें संक्षिप्त में परिचय देना है, उसका संक्षिप्त में हमें उसको समझना है। तो हिंदी गद्य का जो विकास है मुख्य रूप से आधुनिक काल भारतेंदु युग से प्रारंभ हुआ है। इससे पहले साहित्य में कविता की प्रधानता थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का आपने भी पहले भी नाम सुना ही होगा, ऑब्वियसली। ठीक है, हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र को हर कोई जानता है। ठीक है, गद्य में बोलचाल की खड़ी बोली को साहित्यिक रूप प्रदान किया और इसके माध्यम से नाटक, उपन्यास, कहानी और निबंध जैसी विधाओं का तेजी से विकास हुआ। देखिए, गद्य क्या है जिसके अंदर कोई तुकबंदी नहीं है ना? कोई भी तुकबंदी नहीं होती है, इसके अंदर में कोई लय नहीं होती। जैसे हम कविताओं में देते हैं एक लय सी चलती है, वैसा नहीं होता है गद्य के अंदर। गद्य के अंदर लिखने वाले जो भी चीजें हैं, चाहे उसमें नाटक हो, चाहे उपन्यास हो, कहानी हो और निबंध हो, ये सब क्या है, आम बोलचाल वाली भाषा में लिखे जाते हैं, है ना? इसके अंदर कोई लय तुकबंदी वगैरह नहीं होती है। तो ये हमने गद्य को समझा है। आगे देख लेते हैं अब हम। इसका एक जो उपन्यास है नमक का दारोगा, ये कहानी है। कहानी के मूल भाव और उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। नमक का दारोगा पर ऑलरेडी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इसको बहुत अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करना है। मैं इसको स्टार कर रहा हूं, ठीक है। इसके मूल भाव को हमें समझना है कि इस कहानी का मूल भाव क्या है। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नमक का दारोगा कहानी का मुख्य उद्देश्य समाज में फैले भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करना और ईमानदारी के महत्व को उजागर करना है। यह कहानी दर्शाती है कि यदि समाज में कुछ लोग ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ रहें तो भ्रष्ट व्यवस्था में भी बदलाव लाया जा सकता है। यह कहानी जो है ये ईमानदारी पे कहानी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कहानी है। तो अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इस कहानी को पढ़ भी सकते हैं, नमक का दारोगा। गूगल पे सर्च करके या यूट्यूब पे ही सर्च करके आप पढ़ भी सकते हैं इस कहानी के बारे में। अच्छा रहेगा, एक रिवीजन हो जाएगा आपका, तो और अच्छे से आपको इस कहानी के बारे में अंडरस्टैंड हो पाएगा। अभी मैंने जो आपको समझाया ये अंडरस्टैंड कर लेना आप, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है इस तरीके का तो फिर आप अपनी तरफ से बना करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ना कहानी का महत्व क्या है, इसका ये किसके ऊपर बेस है, एटलीस्ट ये मालूम होना चाहिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। वापसी कहानी में चित्रित पारिवारिक विघटन की समस्या पर प्रकाश डालिए। पारिवारिक विघटन क्या होता है? पारिवारिक विघटन क्या है कि एक तरीके से टूट परिवार की, है ना? परिवार में बहुत सारी चीजें खराब चलना, है ना? आपस में एक दूसरे में फूट होना, यही होता है पारिवारिक विघटन। वापसी कहानी के अंदर हमें समझना है कि चित्रित पारिवारिक विघटन की समस्या क्या है, उस समस्या को हमें यहाँ पर देखना है। उषा प्रियंवदा की कहानी वापसी सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट के बाद एक व्यक्ति गजाधर बाबू की पीड़ा और पारिवारिक अलगाव को दर्शाती है। वर्षों बाद घर लौटने पर उन्हें परिवार के सदस्यों के बीच में आत्मीयता और सम्मान नहीं मिलता, जिससे उनके मन में गहरा पारिवारिक विघटन और अकेलापन उत्पन्न होता है। देखिए, ये जो स्टोरी है किसके ऊपर है? एक रिटायर्ड पर्सन के ऊपर ये स्टोरी है, जिसका नाम है गजाधर बाबू। उसकी पीड़ा क्या है? पारिवारिक अलगाव है उसके चारों ओर। जब वह वर्षों बाद घर लौटता है तो घर वाले हैं वो उसको वो सम्मान नहीं दे पा रहे हैं जो वो अपने मन में सोच रहा था। तो एक तरीके से ये पारिवारिक, इसको हम कलह कह सकते हैं, या पारिवारिक सम्मान न मिलने की कहानी है ये। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधकार व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में हमें समझना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचना और निबंध के शीर्ष स्तंभ है। निबंध के एक तरीके से ये शीर्ष स्तंभ कहा जाता है किसको? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। उनके निबंधों में विचारों की प्रौढ़ता, गहन मनोविज्ञान और भाषा की गंभीरता होती है। निबंध अगर आप लिखते हो तो उसमें क्या जरूरी है कि भाषा की गंभीरता जरूर होनी चाहिए निबंध के अंदर। ठीक है, लोभ और प्रीति जैसे उनके निबंध मानवीय मनोविकारों का
तार्किक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। ये जो देखिए इनके एक तरीके से ये कहानियां जो हैं इनकी लोभ और प्रीति, ये जो निबंध है, ये क्या करता है, एक तरीके से मनोविकारों का तार्किक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। ये जो नाटक है, ये जो कहानी है, ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप पढ़ लेना, ठीक है, यूट्यूब पर या आप गूगल पे पढ़ लेना। क्योंकि देखो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो मेन कॉन्सेप्ट है, पोर्शन की जो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ वो समझा सकता हूं। पर अगर मान लीजिए इसी इसी के बेसिस पे, अगर इस कहानी के बेसिस पे कोई क्वेश्चन आ गया लोभ और प्रीति, तो आप फिर क्या लिखोगे? एटलीस्ट आपको कहानी का मालूम तो होना चाहिए ना, निबंध का मालूम तो होना चाहिए ना, कोई साहित्य है तो उसका मालूम होना चाहिए। तो इसलिए सिर्फ मैं आपसे बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा अपनी तरफ से भी कोशिश करना कि आप इसके बारे में पढ़ लो, ठीक है। बाकी मैं आपको वही कॉन्सेप्ट, वही क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो कई बार ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, तो आपको एक आइडिया रहेगा कि एग्जाम कहाँ से आ सकता है। सिर्फ और सिर्फ मेरा रीजन ये है आपको ये दिखाने का। इसके बाद देख लीजिए त्यागपत्र उपन्यास के संरचना और शिल्प की विवेचना कीजिए। त्यागपत्र एक उपन्यास है, उसको हमें समझना है। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित त्यागपत्र एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक उपन्यास है। इसका शिल्प आत्मकथात्मक शैली पर आधारित है। इसमें नारी के शोषण, विद्रोह और समाज द्वारा बनाए गए पारंपरिक नियमों के प्रति संघर्ष की कथा को बहुत ही सशक्त और मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। ये जो कहानी है, ये जो उपन्यास है त्यागपत्र, ये किसके ऊपर है? नारी के शोषण पर है, विद्रोह पर है और समाज द्वारा बनाए गए पारंपरिक नियमों के प्रति संघर्ष की कथा को बहुत ही सशक्त और मार्मिक रूप से प्रस्तुत करता है त्यागपत्र, ठीक है। तो आपको मालूम है कि त्यागपत्र ये जो है उपन्यास, इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी अंडरस्टैंड कर लेना अच्छे से। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। कुटज निबंध के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के दर्शन को समझाइए। कुटज निबंध को हमें समझना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित कुटज एक व्यक्तिपरक निबंध है। कुटज एक प्रकार का जंगली पौधा विपरीत परिस्थितियों में भी चट्टानों पर अपनी जीत दर्ज कर जीवित रहता है। ये जो कुटज है, ये क्या है? ये एक तरीके का पौधा है, जंगली पौधा। ये क्या है? अपनी परिस्थितियों, जो इसकी परिस्थितियां ना, जहां ये उगता है, ये कहाँ उगता है? चट्टानों पर उगता है ये, जहां पर ना पानी है और डायरेक्टली धूप पड़ रही है, अलातश गर्मी है, उसके बाद भी क्या करता है? ये जीवित रहता है वहां पर। इसके माध्यम से द्विवेदी जी का जीवन दर्शन ये संदेश देता है कि मनुष्य को विषम परिस्थितियों में भी अपनी जिजीविषा, जीने की इच्छा और स्वाभिमान को बनाए रखना चाहिए। मतलब इस पौधे के माध्यम से द्विवेदी जी क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई अपना जो स्वाभिमान है ना, उसको बनाए रखना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अकेले खड़े हो तो डर जाओ, घबरा जाओ, वो नहीं करना है आपको। अपने आप को एकदम दृढ़ करके आपको चलना है और जीने की इच्छा आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए। कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, जीने की इच्छा को कभी नहीं त्यागना है, ठीक है। तो ये जीवन में भी जरूरी है हमारे, और इस कहानी के अंदर, इस निबंध के अंदर, इस उपन्यास के अंदर भी पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। अगले प्रश्न को देख लीजिए। आकाशदीप कहानी की मूल संवेदना क्या है? आकाशदीप कहानी क्या कह रही है? आकाशदीप कहानी का क्या देना है, वो हमें समझना है। जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप प्रेम, कर्तव्य और त्याग की त्रिवेणी है। इसकी मूल संवेदना यह है कि सच्चा प्रेम वासना से मुक्त होता है और अंततः त्याग व श्रमा में ही जीवन की सार्थकता है। चंपा अपने पिता की हत्या का बदला लेने के बजाय बुद्धगुप्त को क्षमा कर देती है और दीप जलाकर अपना जीवन मानव सेवा को समर्पित कर देती है। अब देखिए इसके अंदर कितना बड़ा त्याग है चंपा का। चंपा क्या कर रही है? जिसने उसके पिता की हत्या की है, उससे बदला लेने के बजाय क्या कर रही है? उसे क्षमा कर देती है, माफ कर देती है उसको और दीप जलाकर अपना जीवन मानव सेवा की ओर समर्पित कर देती है कि अब मैं मानव के कल्याणकारी के लिए जीवन आगे अपना न्योछावर करूंगी, अपना जीवन जो है वो मानव सेवा में लगाऊंगी। इसी तरीके से हमें भी कोई ना कोई ऐसा संकल्प जरूर लेना चाहिए कि हम मानव जीवन के लिए अपने आप को समर्पित करें, लोगों की मदद करें। मेरी तरफ से आपके लिए यही कहना रहेगा कि कभी भी अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान ना करें, जानवरों से प्यार करें, बड़ों को इज्जत दें और अगर जितना हो सकता है किसी की मदद उतनी करने की कोशिश करा करिए, ठीक है। बाकी हमारी वीडियो को भी लाइक करा करिए, वीडियो पे कमेंट भी करा करिए अगर वीडियो अच्छी लगती है, और ज्यादा से ज्यादा हमारे पेज को फॉलो करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू सो मच।